हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 107। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में अभी तक हमने देखा था, कुछ देर बाद मेड ने पीहू को उसका रूम बता दिया तो पीहू भी चुपचाप अपने रूम में चली गई। माही को लगा कि शायद नई जगह होने की वजह से वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसीलिए उसका डिनर भी उसके रूम में ही पहुंचा दिया। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। रणवीर बेड हेड रेस्ट से टेक लगाए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वहीं माही भी उसके सीने से लगी हुई कुछ सोच रही थी। रणवीर प्यार से उसका सिर सहला रहा था। माही ने कुछ सोचते हुए पूछा, रणवीर ये पीहू इतना अजीब क्यों बिहेव करती है, मतलब जैसे वह बहुत डरी हुई हो। रणवीर जो अपने फोन में देख रहा था, उसके हाथ स्क्रॉलिंग करते हुए रुक गए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, वह उसका नेचर ऐसा ही है माही, और फिर वह यहाँ पहली बार आई है ना, इसी वजह से थोड़ी सी सेम ही हुई है। वैसे भी यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं है ना, शायद इसीलिए। अब आके माही ने कुछ सोचते हुए कहा, ओ तो पीहू थोड़ी शर्मीली लड़की है, कोई बात नहीं, मैं उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाऊंगी ताकि यहाँ पर उसे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि वो किसी अनजान लोगों के बीच में आई हुई है। कहने के साथ माही वापस रणवीर के सीने पर सर रखकर लेट गई। दरअसल रणवीर माही को नहीं बताना चाहता था कि पीहू वास्तव चौहान की बहन है, क्योंकि पीहू के दोनों ही भाई दोनों ही भाइयों ने माही को काफ़ी हर्ट किया था। और अभी माही प्रेग्नेंट थी तो वो माही को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना चाहता था, इसीलिए वो पीहू की सच्चाई माही को नहीं बताना चाहता था। हाँ, अगर माही प्रेग्नेंट नहीं होती तब शायद वो माही को ये सब बता देता। फिलहाल माही की तबीयत कुछ दिनों से सही भी नहीं है और डॉक्टर ने भी माही को स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा था, इसीलिए फिलहाल वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रणवीर वापस अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। वहीं माही को रणवीर के सीने पर सर रखे ही नींद आ गई। कुछ देर बाद रणवीर ने अपना फ़ोन साइड में रखा और जब उसने देखा कि माही सो चुकी है तो उसने धीरे से माही को बेड पर से सही तरीके से सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ की वजह से माही की नींद ना खराब हो जाए, इसीलिए वो फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। रणवीर अभी फ़ोन पर किसी से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गार्डन एरिया की तरफ गई और उस तरफ देखकर उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने फ़ोन पर सामने वाले से कहा, ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह बात करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, इसकी तो रात को डिनर के बाद पीहू बाहर गार्डन एरिया में ही टहल रही थी, उसका मन नहीं लग रहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ था उस वजह से पीहू थोड़ी सी परेशान भी थी, इसलिए वो खुली हवा में सांस लेने के लिए गार्डन की तरफ आ गई थी। उसे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। कुछ देर टहलने के बाद पीहू थक कर बेंच पर बैठ गई और आंखें बंद करके उसने अपना सिर सी पीछे की तरह टिका लिया। तभी जयंत, जो थोड़ी दूरी पर खड़े होकर काफ़ी देर से पीहू को देख रहा था, वो भी आकर उसके बगल में ही बैठ गया। कुछ देर पहले जयंत बाहर से अभी आया ही था। वो पेंशन में जा ही रहा था कि उसकी नज़र गार्डन में टहलती हुई एक लड़की पर गई। जयंत अभी तक पीहू से मिला नहीं था, लेकिन पीहू को देखकर वो कुछ देर तक तो उसे देखता ही रह गया। वो पीहू से बात करना चाहता था, इसीलिए वो गार्डन की तरफ आ गया। पीहू आंखें बंद की हुई बेंच पर बैठी हुई थी, तो वो भी उसके बगल में ही आकर बैठ गया और कुछ देर तक तो वो स्माइल करते हुए पीहू को देखता रहा। जब पीहू को महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसने अपनी आंखें खोलकर अपने बगल में देखा। जयंत को देखकर पीहू झटके से बेंच से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जयंत समझ गया कि ऐसे अचानक उसको देखकर पीहू थोड़ा सा घबरा गई है, तो उसने खड़े होते हुए कहा, मैं जयंत हूँ, मैं इसी घर में रहता हूँ, पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तो पीहू ने कहा, मैं पीहू हूँ, मैं आज शाम को इस घर में आई हूँ। जयंत ने कहा, ओ तो तभी मैंने तुम्हें नहीं देखा, दरअसल मैं कहीं बाहर गया हुआ था ना, बस अभी वहीं से लौटा हूँ। कहकर जयंत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो पीहू, मैं जयंत हूँ। तो पीहू ने पहले तो जयंत की तरफ देखा और फिर उसके बड़े हुए हाथ की तरफ। जयंत ने कहा, क्यों, तुम्हें पता नहीं है? कोई अगर ऐसे हाथ बढ़ाता है तो हमें हाथ मिलाकर उसे अपना इंट्रो देना चाहिए। तो पीहू ने कहा, मैंने पहले भी आपको अपना इंट्रो दे दिया है कि मेरा नाम पीहू है, तो फिर मैं हाथ मिलाकर दोबारा इंट्रो क्यों दूँ? अब पीहू की बात तो अपनी जगह सही थी, इसलिए जयंत ने भी अब ना चाहते हुए अपना हाथ वापस ले लिया। पीहू ने कहा, अब रात काफ़ी हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। तो जयंत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कमाल है पीहू, अभी तो मिले हैं, क्या तुम कुछ देर बैठकर मुझसे बातें नहीं करोगी? आखिर हम एक ही घर में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे को जान पहचान भी बढ़ानी चाहिए। तो पीहू ने अपना हाथ झटकने से छुड़ाते हुए कहा, पर मैं क्यों जानूं पहचानूं आपको, और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ तो मैं करूँगी भी क्या आपसे जान पहचान बढ़ाकर? पीहू की इतनी साफ सपाट बातें सुनकर जयंत को हक्का बक्का रह गया। कहाँ वो तो पीहू से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और पीहू तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। वहीं पीहू पलट कर वापस मेंशन की तरफ जाने लगी। तभी जयंत भागते हुए आया और उसका रास्ता रोकते हुए कहा, पीहू तुम इतनी रूड क्यों हो? मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करके भागती जा रही हो। पीहू ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए थोड़े गुस्से में कहा, पर मैं तुमसे दोस्ती करूँ क्यों? मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती, आप हटो मेरे रास्ते से। जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो पीहू, मैं दोस्त बहुत अच्छा बन सकता हूँ, सोच लो मैं इस घर का इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। तभी एक और आवाज़ वहाँ आई, हाँ तो इम्पोर्टेंट पर्सन, आप शराफत से अंदर जाएंगे या अच्छे से खातिरदारी करवा कर जाएंगे? पीहू और जयंत दोनों ने नजरें उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज़ आई थी। उसने थोड़ी ही दूरी पर रणवीर खड़ा हुआ था, जयंत को बुरी तरह से घूर रहा था। रणवीर को देखकर जयंत की तो बोलती ही एकदम से बंद हो गई। तभी रणवीर ने पीहू से कहा, पीहू जाओ अपने रूम में। पीहू जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। फिर रणवीर जयंत के सामने आकर खड़ा हो गया और अपना पॉकेट में हाथ डालकर जयंत के ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी कोई धर्म ईमान है कि नहीं?
सही की नहीं जयंत, कल तक तुम मुझसे कृष्टि का नंबर ले रहे थे और यहाँ तुम अब पीहू के पीछे पड़े हुए हो। मतलब तुम चाहते क्या हो? जयंत ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, जीजू बस मैंने इस वक्त पीहू को देखा तो सोचा एक ही घर में रहते हैं तो थोड़ी जान पहचान बना ली जाए। वैसे ये कौन है, मतलब कहाँ रहती है? उसे तुम्हें क्यों लेन उसे तुम्हें क्या लेना देना? रणवीर ने अपनी बोही चढ़ाते हुए पूछा। तो जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या जीजू आप आखिर चाहते भी हैं कि नहीं कि मेरी शादी हो कि नहीं? मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे ही कंवारा मर जाऊंगा। फिर थोड़ा शर्माते हुए, वैसे ना ये पीहू ना मुझे उस कृष्टि से ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम सीधी सादी और क्यूट सी। बताइए ना कहाँ रहती है ये? जयंत की बात सुनकर रणवीर का मन हुआ अपना माथा पीट ले। ये बंदा कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, इसके बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत जयंत, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो जयंत ने भी चिढ़ते हुए कहा, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपकी बहन हो। तो रणवीर ने भी फेक सवाल के साथ कहा, ऐसा ही समझ लो कि वो मेरी बहन है, इसीलिए आइंदा से उसे दूर रहना, समझे? कहने के साथ ही रणवीर ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। तभी वो कुछ कदम चलकर रुका और वापस पीछे मुड़ते हुए जयंत से कहा, और अगर मैंने तुम्हें वापस किसी भंवरे की तरह उसके आसपास मंडराते हुए देखा तो जयंत तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए मेरी वार्निंग समझना। कहकर रणवीर वहां से चला गया। जयंत बेचारी सी शकल बनाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं। गर्लफ्रेंड बनने से पहले तो मेरे प्यार के दुश्मन बन जाते हैं, पर भगवान जी ये पीहू मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। प्लीज़ आप ही कोई चक्कर चलवा दो कि पीहू मेरे प्यार में पड़ जाए। सच्ची देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त माही दादी के साथ मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने पीहू को जब सोफे पर बैठे हुए देखा तो उसने पूछा, पीहू तुम्हें भी हमारे साथ चलो ना मंदिर में। माही की बात सुनकर पीहू को समझ नहीं आया कि वो माही को क्या जवाब दे। उसने सामने ही सोफे पर बैठे हुए रुद्र की तरफ देखा और जो अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। रुद्र ने भी जब माही की बात सुनी तो उसने पीहू की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देख रही थी, शायद ये पूछने के लिए कि वो जाए या नहीं। तो रुद्र ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे जाने का इशारा किया। रुद्र भी समझ रहा था कि बेचारी पीहू पहले इसे इतने दिन उनकी कैद में रही और यहाँ भी आकर वो इस घर में भी कैदी जैसे ही रह जाएगी तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए उसने पीहू को जाने की परमिशन दे दी। जब रुद्र से पीहू की परमिशन मिल गई तो उसने माही की तरफ देखा और कहा, ठीक है दी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, बस 5 मिनट कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई और कुछ ही देर में पीहू रेडी होकर बाहर आ गई। इस वक्त पीहू ने एक फ्रंट कट की कुर्ती और साथ में जेगिंस पहनी हुई थी। पीहू, माही और दादी तीनों ही जाने के लिए रेडी हो गए थे कि तभी जयंत जल्दी से वहां आया और बोला, माही मैं भी चलूं तुम्हारे साथ में, बहुत दिन हो गए हैं मंदिर नहीं गया। तो माही ने हैरानी से पूछा, जयंत तुम्हें मंदिर जाना कब से पसंद आ गया? पहले तो तुम कभी मंदिर नहीं गए। तो जयंत ने पहले एक नज़र पीहू की तरफ देखा जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। फिर जयंत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरी शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है तो सोच रहा हूँ कि जाकर भगवान जी के सामने थोड़ी रिक्वेस्ट डाल दूँ, क्या पता उन्हें मुझ पर थोड़ी दया आ जाए और मेरे लिए कोई अच्छी संस्कारी सुशील लड़की भेज दे। तभी रुद्र खड़े होकर उसके पास आया और उसका मखौल उड़ाते हुए बोला, जयंत अच्छी संस्कारी सुशील लड़कियां अक्सर अच्छी संस्कारी सुशील लड़कों को ही मिलती हैं, लफोरों को नहीं। कहकर रुद्र वहां से चला गया। जयंत ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है मेरी शादी की, एक मैं ही हूँ जो चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दो। जयंत की बात सुनकर माही और पीहू दोनों को हंसी आ गई। तभी दादी ने कहा, अब तुम बातें मत बना, चल हमारे साथ, क्या पता भगवान तेरी भी सुन ले। तो दोस्तों, क्या पीहू और जयंत की दोस्ती हो पाएगी या फिर रणवीर जयंत की वाट लगा देगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगती है, और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक अनाथ आश्रम में एक लड़की जिसकी उम्र करीबन 25 साल रही होगी, वह कोई छोटी लड़कियों को डांस सिखा रही थी। उस लड़की ने एक लाइट येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और दुपट्टे को अपनी कमर पर बांधा हुआ था। उसने अपने लंबे बालों को एक पोनी बनाई हुई थी। वो लड़की देखने में बिल्कुल सिंपल पर काफ़ी खूबसूरत थी। उसके फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सा खालीपन। उस लड़की के डांस स्टेप बहुत अच्छे थे। डांस करने की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी, पर वो डांस करते हुए बहुत खुश भी नजर आ रही थी। शायद डांस करना उसकी हॉबी रहा होगा। उसने सामने ही करीब 10-15 लड़कियां जिनकी उम्र 12-13 साल की समथिंग रही होगी, वो उसे बताए अनुसार ही सारे स्टेप कर रही थी। कुछ देर बाद वो लड़कियां रुक गई और हाँफते हुए बोली, अच्छा बच्चों, अब हम 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है? कहने के साथ ही उसने अपनी कमर पर बांधा हुआ दुपट्टा खोला और वापस उसे गले में डाल दिया। तभी वहां पर एक अधेड़ उम्र की औरत आई और बोली, धानी बिटिया, आपसे कोई मिलने आया है। ये लड़की धानी थी। ये वही धानी थी जिसका जिक्र रणवीर ने अस्तव के सामने किया था। धानी ने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ देखा और पूछा, कौन आया है काकी? तो उस औरत ने, जिसे अनाथ आश्रम में सभी बच्चों की काकी कहकर बुलाते थे, उसने कहा, मुझे नहीं पता, पर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वहां पर उस तरफ वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धानी ने काकी के बात का इशारे की तरफ देखा तो गार्डन में एक बेंच पर कोई बैठा हुआ नजर आया। धानी ने कंफ्यूजन से खुद से कहा, मुझे कौन मिलने आया होगा? फिर उसने काकी से कहा, ठीक है आप जाइए, मैं देखती हूँ कौन है। धानी ने उन बच्चों की तरफ देखा, वहीं आसपास बैठकर थोड़े रेस्ट कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। फिर धानी ने अपने कदम उस गार्डन तरफ बढ़ा दिया। गार्डन में आने के बाद कुछ दूरी पर ही रुक गई।
उसने उस इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। धानी ने थोड़ी दूर ही खड़े होते हुए पूछा, जी कहिए, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप? धानी की आवाज़ सुनकर उस शख्स की आंखों में अलग ही भाव उमड़ आए। उसने पलटकर धानी की तरफ देखा। उस शख्स का चेहरा देखकर धानी एकदम जम सी गई और अपने आप ही उसके मुंह से निकल गया, तुम यहाँ? सामने कोई और नहीं, अस्तव चौहान था। इतने सालों बाद अस्तव को अपने सामने देखकर धानी एकदम से सोक्ड रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने अस्तव चौहान खड़ा है। लेकिन कुछ ही देर बाद धानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से की वजह से अपनी मुठ्ठियां कस ली और गुस्से से बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है मेरा जिसे तुम छीनना चाहते हो, या मुझे बर्बाद करने की कसर बाकी रह गई है, या दर्द देना चाहते हो मुझे? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहकर धानी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, तभी अस्तव तुरंत भागते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहा, धानी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ धानी कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। धानी ने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली, जैसे जता रही हो कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अस्तव ने धानी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज धानी मेरी बात सुन लो। कुछ ही देर के लिए ही सही धानी ने एक बार फिर गुस्से से अस्तव की तरफ देखा और कहा, चले जाओ यहाँ से अस्तव, अगर मुझे और दर्द नहीं देना चाहते हो तो हो सके तो जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कहकर धानी वहां से भागते हुए चली गई और अस्तव बेबस नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। धानी भागते हुए अपने रूम में आई और रूम का डोर बंद करके उसे सटक कर बैठ गई। उसकी आंखों में जहां अभी दुनिया जहां के गुस्सा नजर आ रहा था, अब सिर्फ दर्द और तकलीफ भरे आंसू नजर आ रहे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों आए तुम मेरे सामने फिर से अस्तव? जीने दो मुझे चैन से, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं, क्योंकि तुम माफी के लायक हो ही नहीं। कहने के साथ ही धानी जोर जोर से रोने लगी। वहीं अस्तव अभी भी वहीं बेबस घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ बहुत हिम्मत की थी। उसने यहाँ धानी के सामने आने के लिए रणवीर से काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, इसीलिए रणवीर के आदमी उसे यहाँ लेकर आए थे। तभी अस्तव को लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा। रणवीर अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। अस्तव की आंखों में सिर्फ एक पछतावा नजर आ रहा था। रणवीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, देख लिया ना, कभी माफ नहीं करेगी वो तुम्हें अस्तव, क्योंकि तुमने गलती नहीं, तुम्हें गुनाह किया है और उसके सामने आकर तुम सिर्फ उसे तकलीफ दोगे। अस्तव ने वापस अपना सिर झुका लिया और थकी हुई आवाज़ में कहा, कोशिश तो कर सकता हूँ ना रणवीर, जानता हूँ बहुत बड़ा हूँ है मेरा गुनाह, अब सिर्फ माफ़ी मांगने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। रणवीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। वैसे तुम उसे माफ़ी मांगना क्यों चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम उससे कभी प्यार करते होंगे, क्योंकि अगर तुम प्यार करते तो ऐसा ही अपने प्यार को अपने उस अयास आदमी के पास छोड़कर नहीं आ जाते। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं वक्त पर पहुँच गया। हाँ, उस वक्त मैं जानता भी नहीं था कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता था कि, और काफ़ी वक्त बाद उसने मुझे बताया था इसे अस्तव चौहान यानी कि तुमने उसे धोखा उसने शेख के पास भेजा है, वो भी एक डील के लिए। तो ये तो मत कहना कि तुम इसे प्यार करते थे। अस्तव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, कभी कभी किसी इंसान की इंपॉर्टेंट हमें तब पता चलती है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर मैंने उस फीलिंग को हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि उस वक्त मेरे सिर पर पैसों और पावर कमाने का जुनून सवार था और अपने भाई के कहने में आकर मैं भी वह बन गया इस पावर के नशे में। काश मैं उनकी बातों ना मानी होती, काश मैंने ये सब काम उसकी कहने पर ना किए होते, तो आज मेरी ज़िंदगी यहाँ आकर नहीं खड़ी होती। मैं तो इस दौलत शोहरत और पावर के गुरूर में इतना अंधा हो चुका था कि कब मैं बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। पावर का जो नशा होता है ना रणवीर, बहुत बड़ा होता है, इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और मैं भी इस नशे को संभाल नहीं पाया और यह मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। वक्त के साथ मुझे पैसा, पावर, शोहरत सब मिला, लेकिन इन सब में मैंने खुद को भी खो दिया, और खो दिया एक ऐसी कीमती चीज़ जो वाकई में मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा रणवीर, या तो मुझे ख़त्म कर दो या फिर मुझे एक मौका दो, ताकि मैं धानी से माफ़ी मांग सकूं और उसे माफ़ी पा सकूं, क्योंकि मैं अपनी आत्मा पर बोझ महसूस कर रहा हूं। शायद मेरे कर्मों का ही नतीजा है कि मेरी बहन को भी इन सब में सफ़र करना पड़ रहा है। उस बहन को जिसने हमेशा मेरे लिए इस दुनिया से बचा कर रखा, वह मासूम तो इन सब के बारे में कुछ जानती भी नहीं है, बल्कि वह तो ये भी नहीं जानती है कि उसके भाई कितने बड़े दरिंदे बन चुके हैं। और अब डरता हूँ कि अगर उसे हमारे बारे में कुछ पता चला तो वो हमसे नफरत करने लगेगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी बहन की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं। ओ तो तुम अब अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हो, नॉट बैड, और वैसे भी हर किसी को सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो अब तुम क्या चाहते हो, मतलब क्या करोगे धानी को माफ़ी पाने के लिए? रणवीर ने उसे अपनी गहरी नज़रों से घूरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे अपनी इसी एंजॉय में कुछ छोटा मोटा जॉब दे सकते हो, ताकि मैं यहीं रहकर धानी का विश्वास दोबारा जीत सकूं और उसे विश्वास दिला सकूं कि मुझे वाकई में अपने किए पर बहुत पछतावा है। रणवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता अस्तव, तुम जितनी बार उसके सामने जाओगे उतनी ही उसे तकलीफ होगी। अब देखना, तुमने उसका रिजेक्शन वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना बड़ा बिजनेसमैन एक एनजीओ में छोटी मोटी जॉब करना चाहता है। तो अस्तव ने एक दर्द भरी आवाज़
और स्माइल के साथ कहा, कौन सा बिजनेस रणवीर? इस बिजनेस में, इस पावर में, इस शोहरत में मुझे कभी सुकून नहीं दिया, सिर्फ घमंड दिया। उस घमंड के चलते न जाने कितनी जिंदगियां मैंने बर्बाद कर दी, कितना गुनाह कर बैठा। उस बिजनेस की बात कर रहे हो तुम? नहीं चाहिए मुझे ये बिजनेस और इसे कमाया हुआ पैसा, जिसकी कीमत ना जाने कितने के आंसू से चुकाई हुई है, और शायद और मेरी बहन भी चुकाएगी। रणवीर कुछ देर तो चुप रहा, फिर कुछ सोते हुए कहा, और मैं कैसे मान लूं कि इस बार तुम सच बोल रहे हो सकता है मेरी कैसे भागने का तुम्हारा कोई बहाना हो, या हो सकता है कि पछतावे की आड़ में तुम फिर से कोई बड़ा प्लान कर रहे हो, क्योंकि तुमने जो अब तक काम किए हैं ना अस्तव, उसे देखकर मुझे तुम पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। रणवीर की बात सुनकर अस्तव अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर रणवीर के सामने आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में? मैंने सुना है कि रणवीर रॉय कपूर किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, उसके सामने झूठ बोलना पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम बताओ रणवीर, क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में? एक झूठ या फिर पछतावा? बोलो। और वैसे भी तुम्हारी कैद से भागकर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी बहन तो खुद तुम्हारे पास है ना? और तुम भी जानते हो कि मैं सब कुछ खो सकता हूँ, पर उसे नहीं। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, मुझे एक मौका दे दो। मैंने बर्बादी की है ना धानी की जिंदगी, तो अब मैं ही उनकी ज़िंदगी आबाद करना चाहता हूँ। कहते हुए अस्तव ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। तो क्या लगता है कि रणवीर देगा अस्तव चौहान को एक और मौका? क्या अस्तव धानी से माफ़ी मांग पाएगा? और क्या धानी कभी अस्तव को उसके किए गए गुनाहों के लिए माफ़ी दे पाएगी? क्या धानी के लिए सब इतना आसान होगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना इंटरेस्ट जरूर शेयर करें कि कैसे लग रही है आपको ये रोमांटिक और इमोशनल सीरीज। आई होप पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। रणवीर इतना तो जान गया था कि अस्तव की लाइफ में उसकी बहन की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए रणवीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद अस्तव से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की है अस्तव, तो याद रखना तुम्हारी बहन अभी भी मेरी ही कैद में है। फिर उसके साथ जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। कहने के साथ ही रणवीर वहां से चला गया। अस्तव को अभी तक नहीं पता था कि पीहू रणवीर के घर है। अस्तव ने रणवीर को जाते हुए देखा और एक नज़र उस तरफ देखा जहाँ से धानी अंदर गई थी। वो एक बार फिर से सिर झुकाए वहीं बेंच पर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। एक 5 स्टार होटल में प्राइवेट रूम के सामने अस्तव ने एक लड़की का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो लड़की आंसू भरी नजरों से अस्तव के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अस्तव, क्या कर रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, इसीलिए तो तुम मुझे अपने साथ लेकर आए थे ना। फिर ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? प्लीज़ मुझे उसके पास मत भेजो। वो लड़की कोई और नहीं धानी थी। अस्तव उसे एक शेख के पास ले गया था। दरअसल उसके भाई विक्रम चौहान ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि वो शेख धानी के बदले में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला था जो उसकी कंपनी को रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। शेख ने धानी को एक पार्टी में देखा था। शेख ने धानी को एक पार्टी में देखा था, तब से ही वो उसके पीछे पागल हो गया था। इसीलिए उसने विक्रम चौहान के सामने ये डिमांड रखी थी कि अगर वो लोग धानी को एक रात के लिए उसे सौंप देते हैं तो वो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट उसे दे देंगे। उस वक्त अस्तव वही करता था जो विक्रम चौहान उसे करने के लिए कहता था। वो अपने भाई विक्रम चौहान की सारी बातें माना करता था, और जो विक्रम चौहान ने कह दिया वो अस्तव के लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। इसीलिए वो खुद धानी को उस शेख के पास लेकर आया था। अस्तव ने धानी को खींचकर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब ये रोना धोना बंद करो धानी, और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। हाँ, ये सच है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ रातें बिताना चाहता था, पर तुम ठहरी सती सावित्री इतनी आसानी से मान ही नहीं रही थी। तो बस मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं, और देखो तुम मेरे प्यार के जाल में कितना आसानी से फंस गई और अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया। पर अब तुम्हारी ये बाकी बॉडी मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। बस उस शेख को खुश कर देना, डोंट वरी। उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपने पास ही रखूंगा। कहकर अस्तव ने रूम का डोर ओपन किया और उसे रूम के अंदर खींच कर ले गया। वो शेख सोफे पर बैठकर ड्रिंक करते हुए उसका वेट कर रहा था। अस्तव ने धानी को देख उस शेख की तरफ धकेल दिया। धानी सीधा उस शेख की गोदी में जाकर गिरी। शेख हवस भरी नजरों से धानी को देख रहा था। अस्तव ने एक तिरछी स्माइल के साथ शेख से कहा, आज की रात की तुम्हारी है, पर कल वो प्रोजेक्ट हमारे नाम होना चाहिए। कहकर अस्तव जैसे ही वहां से जाने लगा, धानी जल्दी से शेख की गोद से उठी और अस्तव के पैरों पर गिर गई और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। अस्तव, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। इसे तो अच्छा होता कि तुम मुझे मार देते, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है। इस वक्त प्लीज़ मेरे प्यार को ऐसे बेचो मत। अस्तव ने झुककर धानी के बालों को कसकर पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, जो कहा है वो करो धानी। मैंने कहा ना सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, ठीक है? और प्यार सब बकवास होता है धानी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा और शोहरत, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अगर हर रात मुझे किसी के पास भेजना पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब ये रोना धोना बंद करो और जो कहा है वो करो। कहकर अस्तव ने एक बार फिर धानी को उस शेख की तरफ धकेल दिया और रूम से बाहर चला गया। फ्लैशबैक एंड हुआ। अस्तव ने झटके से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसके कानों में धानी की बात गूंज रही थी जब वो गिड़गिड़ाते हुए उसे बोल रही थी। अस्तव ने अपने दोनों कानों पर
हाथ रखकर बंद कर लिया और कहा, मैं तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं दानी। शायद इसी वजह से आज मैं इस जगह आकर खड़ा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर तुम्हारी सज़ा के लायक तो हूँ। चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाए तुम्हारी दी हुई सज़ा को भुगतने में, तो मैं ऐसा करूँगा। मैंने तुम्हें उस पवित्र प्यार का मजाक उड़ाया था, तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीनी थी। मुझे नहीं पता मैं कभी वो सब तुम्हें लौटा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे सज़ा देकर शायद तुम्हारे इस दर्द भरी दिल को थोड़ी राहत मिली। कपूर मेंशन रात रणवीर अपने रूम में आया तो उसने माही कहीं नजर नहीं आई। उसने वॉशरूम और बालकनी भी चेक किया, पर माही वहां पर होती तो मिलती ना। रणवीर समझ गया कि माही जरूर बच्चों के रूम में होगी, क्योंकि माही का डेली का रूटीन था कि वो बच्चों को सुलाने के बाद ही रूम में आती थी। इसीलिए रणवीर भी चेंज करने के लिए वॉशरूम में बढ़ गया। कुछ देर बाद वह चेंज करके रूम में निकला और बच्चों की रूम की तरफ चला गया। हीर और माहिर माही के अगल बगल लेटे हुए अपनी माँ से स्टोरी सुन रही थी। माही एक बुक को हाथ में पकड़े हुए उन्हें स्टोरी सुना रही थी, लेकिन स्टोरी सुनते हुए ही दोनों सो गए थे। माही ने जब देखा कि उसके दोनों क्यूट बेबी सो चुके हैं, तो उसने स्टोरी की बुक धीरे से बंद की और साइड में रखी और अपने बच्चों को सीधा सुनाने ही लगी थी कि तभी रणवीर को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपने होठों पर अंगुली रखते हुए रणवीर को चुप रहने का इशारा किया। रणवीर ने भी देखा कि उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे अब सो गए हैं, तो उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर माही की हेल्प की और दोनों बच्चों को सही तरह से बेड पर सुला दिया। रणवीर ने बारी बारी से दोनों बच्चों की फोरहेड को चूम लिया और माही बेड से उठकर रणवीर के पास आकर खड़ी हो गई। माही ने अपना सर रणवीर के कंधे पर रख लिया और कहा, रणवीर हमारी दोनों बच्चे कितने क्यूट लगते हैं ना, सोते हुए बिल्कुल शांत, लेकिन जब जागते हैं ना तो पक्के वाले शैतान बन जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रणवीर ने हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, साते हैं ये तुम पर चले गए हैं, और जब जागते हैं वो क्या है ना, जब सोते हैं तो ये तुम पर चले जाते हैं, और जब जागते हैं तो उसके अंदर रणवीर वाला मोड एक्टिव हो जाता है। फिर उसने माही की टमी पर हाथ रखते हुए कहा, और ये तीसरा बेबी भी मुझ पर ही जाने वाला है। देखा नहीं, अभी से तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। माही ने रणवीर के सीने पर मारते हुए कहा, बस अब यही कसर रह गई थी। मुझे तो लगा था कि मेरा ये तीसरा बेबी थोड़ा शरीफ होगा और पूरी तरह से मुझ पर ही गया होगा। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, इन्हें क्यूटनेस तुमसे मिली है और डेविलनेस मिली है मुझसे। अब बातें मत करो, रूम में चलो, सोना नहीं है क्या, कहकर रणवीर माही को लेकर रूम से बाहर निकल गया। माही जिसने रणवीर के गले में अपनी बाहें लपेटी हुई थी, रणवीर से बोली, रणवीर कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है कि 3-3 बच्चे संभालूंगी कैसे। अभी तो हमारे ये 2 बच्चे भी कितने छोटे हैं। रणवीर ने स्माइल करते हुए माही के चेहरे की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, डोंट वेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ मुझे संभाल लिया करो, इन तीनों बच्चों को मैं संभालूंगा। माही ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, हाँ बस रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं, तुम अपना ऑफिस संभालो और घर पर बच्चों को संभालोगे। अब तक रणवीर माही को अपने रूम में ले आया था और उसे संभालकर माही को बेड पर लिटाते हुए कहा, मुझे सालों पुराना एक्सपीरियंस है बेबी को संभालने का, अब मैंने तुम्हें भी तो संभाला है ना। कहने के साथ ही रणवीर माही के बगल में लेट गया। माही ने हैरानी से पूछा, मुझे कब संभाला। तो रणवीर ने उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, जब तुम मेरी लाइफ में आई थी, किसी बच्चे से कम थी क्या, एक छोटी बच्ची जो हमेशा टेडी बियर को पकड़कर सोती थी, और जब भी उसे गुस्सा आता था तो मुझे बाइट करके भाग जाती थी और डांटने पर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती थी। माही ने शर्माकर कहा, रणवीर मैं बच्ची नहीं थी, मैं पूरे 19 साल की थी। तो रणवीर ने कहा, तो इतनी बड़ी भी नहीं थी, बच्ची ही तो थी। फिर माही ने मुंह बनाते हुए देखा और कहा, तो तुमने उस 19 साल की बच्ची का बड़ा परेशान किया था। ये भी मुझे याद है। रणवीर जो उसके बगल में लेटा हुआ था उसकी कमर पकड़कर उसके करीब लिया और कहा, अगर मैंने उस वक्त उस बच्ची को परेशान ना किया होता तो तुम मेरी लाइफ में कैसे आती और मेरे बच्चों की माँ कैसे बनती। माही ने झेपते हुए कहा, रणवीर कुछ भी बोलते हो, कहकर माही ने अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लिया। रणवीर ने हंसते हुए माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, तुम आज भी मुझसे कितना शर्माती हो जान, अब तो आदत डाल लो मेरी इन बातों की। माही ने ऐसे ही अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह बेशरम थोड़ी हूँ। रणवीर ने माही की नेक को अपना चेहरा छुपाकर एक गहरी सांस ली और उसकी महक को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रणवीर के दिमाग में एक शरारत आई। उसने एक बार फिर माही से कहा, वैसे मेरी पहले की सारी गर्लफ्रेंड काफ़ी बोल्ड थी, बल्कि वो तो मेरी ऐसी बातों को बड़ा एंजॉय करती थी और उन्हें मेरी ऐसी बेशर्म में काफ़ी पसंद आती थी। रणवीर का यह कहना था कि माही उसके सीने पर दूर हुई और गुस्से से उसे घूरकर देखने लगी। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। मैं देख रही हूँ आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि रणवीर और माही की नोकझोंक आपको कैसी लगती है। रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुम जानती नहीं थी कि मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। माही ने अब रणवीर से कुछ नहीं कहा और खुद को रणवीर से दूर किया और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। रणवीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा और उसकी नेक को किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें उन सभी लड़कियों से जलन हो रही है माही। तो माही ने रणवीर से दूर करने के लिए अपना कंधा हिलाया और कहा, मुझे क्यों जलन होगी भला, और तुम्हें मेरे सामने अपनी उन गर्लफ्रेंड की बात करने की जरूरत ही क्या है कि वो तुम्हारी किस बात को पसंद करती थी और किस बात को नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें आज भी मिस करते हो। माही की बात में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर रहा था, पर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब माही उसके सामने उसकी
लिए इतना पॉजिटिव हो जाती थी, इसीलिए वो काफ़ी जानबूझकर उसे छेड़ा करता था। माही ने कुछ सोचकर वापस रणवीर की तरफ देखा और पूछा, अच्छा रणवीर, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। तो रणवीर ने माही को फिर से अपनी ओर करीब करते हुए कहा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कभी काउंट नहीं किया। तो माही ने हैरानी से पूछा, मतलब इतनी सारी कि तुम्हें ध्यान ही नहीं है? तो रणवीर ने कहा, हाँ यार, काफ़ी सारी थी। माही अब वापस रणवीर की तरफ पलट गई और काफ़ी क्रेस होते हुए उसे एक बार फिर पूछा, और तुमने अपनी पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी? तो रणवीर ने याद करते हुए कहा, आई थिंक मैं उस वक्त 10th स्टैंड में था। माही हैरानी से आंखें बड़ी करके रणवीर को देख रही थी। क्या 10th क्लास में? तुम उस वक्त बच्चे थे, तुमने बचपन से ही अपनी गर्लफ्रेंड बना ली? तो रणवीर ने एटीट्यूड में कहा, मैंने नहीं बनाई थी, वो लड़की खुद मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, उसे मैं अच्छा लगता था इसीलिए। आखिर तुम्हारा हस्बैंड पूरे स्कूल और कॉलेज में फेमस तो रहा है, हर चीज़ में आगे, चाहे स्टडी हो चाहे स्पोर्ट्स हो। उस लड़की ने भी काफ़ी एफर्ट लगाया था मुझे इंप्रेस करने के लिए, तो बस धीरे धीरे उसे दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। मतलब वैसी वाली नहीं, सिर्फ कहने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हालांकि माही ने खुद ये सवाल किया था, पर अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये सोचकर कि शायद उसके अंदर से काफ़ी जलन फील हो रही थी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, काश मैं उस वक्त तुम्हारी लाइफ में आ जाती तो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड मैं ही होती। रणवीर ने हंसते हुए माही की नोच पिंच की और कहा, जिस वक्त मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम 4th या 5th क्लास में रही होगी। तो क्या वो तुम्हारी एज थी किसी की गर्लफ्रेंड बनने की? हाँ, अगर तुम उस टाइम मेरे स्कूल में पढ़ रही होती तो शायद तुम्हें अपनी फ्रेंड जरूर बना लेता। रणवीर ने उसकी कमर को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सहलाते हुए कहा। तो माही ने कहा, पर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, मुझे पता है तुम बहुत शरारती थे, मुझे दादी ने सब बताया है, और मुझे शरारती लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थे। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में एक लड़का था जो अक्सर सबको परेशान करता था, वो लड़का भी टॉपर था। अब रणवीर ने क्रेवी से पूछा, पर वो तुम्हें कैसे परेशान करता था? तो माही ने सोचते हुए कहा, वो मेरे गालों को बहुत जोर से पिंच करता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और 1-2 बार तो उसने मुझे रुला भी दिया था। और पता है, जब मैं 10th क्लास में थी तब तो वो लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया था कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। उस वक्त शायद वो कॉलेज में था, पर मैं उसकी दोस्त क्यों बनती भला? मुझे नहीं पसंद था लड़कों से दोस्ती करना, बस मेरा तो एक ही दोस्त रहा था, वो था जयंत, क्योंकि उसके साथ बचपन में खेली हुई थी और वो तो मेरे पड़ोस में रहता था। उसके अलावा मैंने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की। तो रणवीर ने पूछा, फिर उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया ना? तो माही ने कहा, नहीं, उसने मेरे पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ा। जब मैं 12th में आई थी तब वो अक्सर मेरे स्कूल के बाहर मेरा वेट करता था, और उसने मुझे कई बार कहा भी था कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ, और हमेशा मेरी तारीफ़ करता था। रणवीर की शक्ल अब ऐसी हो गई कि अगर वो लड़का उसके सामने आ जाए तो वो उसकी पिटाई कर दे, और वो मन ही मन बोला, मेरी माही पर चांस मार रहा था कमीना। पर माही रणवीर की शक्ल देखकर समझ गई कि रणवीर को जलन हो रही है। माही ने मन ही मन हंसी भी आ रही थी कि रणवीर की शक्ल देखकर। रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने उसे साफ मना कर दिया था ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? माही ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे साफ कह दिया था कि मेरी लाइफ में जल्द एक ऐसा शरीफा इंसान आने वाला है जो मुझे अपना बनाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। फिर अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपाते हुए, अब सो जाओ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। फिर माही मन ही मन बोली, आए थे बड़े मुझे जलेस फील कराने वाले। अब माही तो सुकून से रणवीर के सीने से लगकर सो गई, पर रणवीर काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि अगर वो लड़का आज उसके सामने आ जाए तो वो उसकी हड्डी तोड़ देगा। अरे पीहू दी, ये गेम ऐसे नहीं खेलते। माहिर ने पीहू से रिमोट कंट्रोल लेते हुए कहा। पीहू ने वापस उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल ले लिया और कहा, तुम मुझे मत बताओ कि ये गेम कैसे खेलते हैं, मेरे पास भी है ये वाला गेम। अब माहिर और पीहू दोनों में ही रिमोट कंट्रोल को लेकर झगड़ा होने लगा। माहिर गेम का रिमोट हाथ में पकड़कर पूरे रूम में भाग रहा था और पीहू उसके पीछे पीछे भाग रही थी। माहिर रिमोट हाथ में पकड़े रूम के बाहर भाग गया तो पीहू भी उसके पीछे पीछे भागी। हीर भी उसके पीछे भागते हुए बोली, पीहू दी, मैं भी आपकी हेल्प करूं भाई को पकड़ने में? अब माहिर आगे आगे और पीहू और हीर पीछे पीछे भाग रहे थे। पीहू का पूरा ध्यान माहिर पर था, इसीलिए वो सामने आ रहे इंसान को देख नहीं पाई और उसे जोरदार टक्कर के बाद सीधा पर्स पर जा गिरी। पर्स पर गिरते की वजह से उसकी कमर पर जोर से लग गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से में सामने वाले इंसान को देख कर रही थी। सामने जयंत ने हैरानी से पर्स पर गिरी हुई पीहू को देखा और फिर माही की तरफ जो रिमोट लेकर वहां से भाग गया था। जयंत ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए पीहू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ओ सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। वहीं पीहू ने पहले जयंत के हाथ की तरफ देखा और फिर खुद ही खड़े होते हुए बोली, देख कर नहीं चल सकते हो, गिरा दिया ना? तो जयंत ने हैरान होते हुए कहा, पर तुम्हारी आकर तो टकराई, तुम ही तो मुझसे आकर टकराई थी ना, तुम ही तो भागते हुए आ रही थी सामने से। तो पीहू ने अपनी कमर रब करते हुए कहा, जब मैं सामने से आ रही थी तो तुम हट जाती ना आगे से, तुम तो देख रहे थे, मेरा ध्यान तुम माहिर की तरफ था ना। अब जयंत ने थोड़े सॉरी फील करते हुए कहा, सॉरी, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, फ़ोन की तरफ था, वरना मैं हट जाता। वैसे तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? लाओ दिखाओ मुझे। जयंत जैसे ही उसकी कमर की तरफ देखने लगा, पीहू जल्दी से छोटी
पीछे हट गई और कहा, पागल हो गए हो क्या? अब तुम क्या मेरी कमर देखोगे? शर्म नहीं आती? तो क्या दिक्कत है? मैं तो बस ये देख रहा था, तुम्हें चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? जयंत ने सफाई देते हुए कहा। पीहू ने पीछे हटते हुए उसकी तरफ अपनी अंगुली पॉइंट करते हुए कहा, अपनी हद में रहो, मुझे सब पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब हटो आगे से, जाने दो मुझे। तो जयंत ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो और तुम मुझे हमेशा गुस्से में बात क्यों करती हो? अभी जयंत कुछ और भी कहने वाला था कि तभी एक भारी आवाज़ वहां आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? जयंत ने पीछे पलट कर देखा तो वहां रणवीर खड़ा हुआ था। रणवीर को देखकर जयंत ने मन ही मन कहा, आ गए मेरे प्यार के दुश्मन। मैं कभी भी मेरे घर बसाने ये मेरे घर कभी भी बसाने नहीं देगी। रणवीर उसकी फेस को देखकर ही समझ गया कि जयंत के दिमाग में क्या चल रहा है। तो रणवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, जो तुम सोच रहे हो ना वैसा डेफिनेटली होगा, अगर तुम अपनी हरकतों में बाज नहीं आई तो। फिर उसने पीहू की तरफ देखा जो गुस्से से जयंत को घूर रही थी। रणवीर ने पीहू से कहा, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीहू ने जल्दी से रणवीर की तरफ देखा और फिर सिर झुकाते हुए कहा, वो माहिर गेम का रिमोट लेकर भाग गया था, तो बस मैं उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी और ये मुझसे आकर टकरा गए और मैं पर्स पर गिर गई। फिर ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और ज़बरदस्ती मेरी कमर कमर कहते हुए पीहू रुक गई। जयंत मुंह फाड़े से देखने लगा। मैं कब तुमसे आकर टकराया? तुम मुझसे आकर टकराई थी और अभी तुमने ये बात मान भी ली थी ना, अब जीजू के सामने मुकर क्यों रही हो? और मैं तो सिर्फ तुम्हारी चोट देखना चाहता था। तभी रणवीर ने कहा, तुम्हारी हरकतों को अच्छे से जानता हूँ मैं जयंत, और आजकल तुम मुझे वही क्यों मिलते हो जहाँ पर पीहू होती है? बोलो। रणवीर की बात पर जयंत की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो भी सर झुकाए बोला, अब आप मेरी बात का भरोसा तो करेंगे नहीं? ठीक है, डांट लीजिए जितना डांटना है। तो रणवीर ने कहा, बहुत शौक है ना लड़कियों की कमर देखने का, मार मार कर ऐसी हालत करूंगा कि सारे शौक हवा में उड़ जाएंगे। अब निकलो तुम यहाँ से। फिर पीहू की तरफ देखते हुए, और पीहू तुम जाओ अपने रूम में। पीहू ने कहा, पर मैं तो गेम खेल रही थी ना, और मेरी क्या गलती थी? इसने मुझे गिराया ना नीचे, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? तो रणवीर ने उसे घूर कर कहा, ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर इसे दूर रहो, समझी? फिर जयंत की तरफ देखते हुए, और तुम अभी तक यहाँ खड़े क्या हो, नहीं गए यहाँ से? तो जयंत ने मुंह फुलाते हुए कहा, जा रहा हूँ ना, जब देखो डांटते ही रहते हो, पता नहीं मेरा तो जन्म ही सबकी डांट खाने के लिए हुआ है। बिन बनाते हुए जयंत वहां से चला गया। पीहू ने भी वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी, इसीलिए वो भी चुपचाप वहां से निकल गई। रणवीर ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, मैंने वेदांत से कहा भी था कि पीहू को एनजीओ भेज देते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो यहीं रखना था, कपूर मेंशन में। वो जानता नहीं है क्या यहाँ पर ये जयंत नाम का खुला सांड घूम रहा है, जिसे हर लड़की में अपनी सोनपरी नजर आती है। इडियट कहीं का, कहकर उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दी। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से माही आकर उससे टकरा गई, और पर इससे पहले कि माही नीचे गिरती, रणवीर ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन रणवीर भी की मजबूत बाहों का एहसास होते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर उसे गुस्से से देख रहा था। माही रणवीर का चेहरा देखकर समझ गई कि अब उसे डांट पड़ने वाली है। रणवीर ने संभाल कर माही को सीधा खड़ा किया और उसे डांटते हुए कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी क्या हालत है, और ऐसे ही आसमान की तरफ देखते हुए चलती हो तुम? अगर मैं नहीं होता और तुम गिर जाती तो? माही ने अब रणवीर को मस्का लगाते हुए कहा, अब तुम्हारे होते भला ऐसा हो सकता है कि मैं गिर जाऊं? तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, और तुम्हारे होते मुझे और बेबी को कुछ नहीं हो सकता। रणवीर ने अपनी एक आई ब्रो चढ़ाते हुए अपनी बीबी की तरफ देखा, और उसने सीने पर सिर रखते हुए उसकी शर्ट के बटन से खेल रही थी। रणवीर ने अपनी आईज रोल की और कहा, बस मेरी डांट से बचने का यह तरीका आता है इसे? उसने फिर माही से एक फेक स्माइल के साथ कहा, ये हरकतें करके तुम मेरी डांट से बच नहीं सकती हो माही, और तुम्हें मैंने कई बार कहा है कि देख कर चला करो, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो। माही ने भी अपनी कमर पर हाथ रखा और मुंह फुलाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं तुमसे नहीं टकराती, तुम थे इसीलिए टकराई, समझे? ये बार बार मुझे डांटना बंद करो, परेशान किए जाए हो मुझे, कहकर माही पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर नामे हिलाया और कहा, ये बीवियों की ना क्वालिटी होती है, ये बीवियों में क्वालिटी होती है कि कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे और अपनी गलती भी अपने हस्बैंड पर डाल देती हैं। अभी रणवीर माही के पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर ने फ़ोन पिक किया और कान पर लगा लिया और बात करते हुए ही आगे बढ़ गया। सामने वाले की बात सुनकर रणवीर ने कहा, ठीक है, उसे आर के विला ले आओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पॉकेट में रखकर आगे बढ़ गया। आर के विला। रणवीर हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए अपने सामने बैठी हुई धानी को देखकर कुछ सोच रहा था। रणवीर की फेस एक्सप्रेशन सीरियस थे, वहीं धानी पर सर झुकाए हुए रणवीर के सामने बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहां की शांति को तोड़ते हुए रणवीर ने धानी से कहा, बोलो धानी, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? तो धानी ने अपनी नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, सर आपने उसे वहाँ क्यों भेजा, जबकि आप जानते हैं ना कि उसने क्या किया है मेरे साथ? रणवीर को कहीं ना कहीं तो पता ही था कि धानी उसे क्या मिलने चाहती है, पर फिर भी उसने धानी को समझाते हुए कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वो कहीं ना कहीं पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ वह सब क्यों किया, तो बस मैंने उसे एक मौका दिया, या कहो कि यह मौका मैंने तुम्हें भी दिया है उसे सजा देने का। तो धानी की आंखों में नम हो चुकी थी और आंसू बहने लगे। उसने एक बार फिर रणवीर की तरफ देखा और कहा, पर मुझे उसे ना कोई सजा देनी है और ना ही किसी तरह की शिकायत करनी है। मैं उसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब मैं उसे देखती हूँ मुझे वही सब याद आता है। रणवीर समझ रहा था धानी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज था, लेकिन फिर उसने दोबारा धानी को समझाते हुए कहा, देखो धानी, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, ये बात मैं मानता हूँ,
पर और जानता भी हूँ, लेकिन तुम्हारा हक बनता है उसे सज़ा देने का, और तुम ऐसा ज़रूर करो। वो तुम्हारा गुनहगार है, और कब तक तुम उसके लिए गुस्सा अपने मन में दबाए रखोगी? बोलो। धानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो रणवीर ने सोफे से खड़े हुए और वहीं एक बड़ी सी विंडो के सामने खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा, और कुछ सोचकर वापस पलटा और धानी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने गुनहगार को ऐसे ही जाने दोगी धानी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इसीलिए अगर मेरी बात मानो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने उसे तुम्हारा ही जूनियर बनाकर अपॉइंटमेंट किया है, तो अब इस मौके का पूरा फायदा उठाओ। धानी ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होते हुए बोली, पर वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था ना, तो अब सब कुछ छोड़कर एक छोटी सी मामूली नौकरी क्यों कर रहा था? कहीं फिर से इसके पीछे उसका कोई और मकसद नहीं? तो रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई मकसद रह गया है, क्योंकि उसका सारा बिजनेस अब मेरे अंडर है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। धानी ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, वो इसी लायक था, क्योंकि यह सब कुछ उसने गलत तरीके से कमाया था। जाने कितने लोगों की बद्दुआ लगी होगी उसे। ये सब बातें धानी नफरत से बोल रही थी। फिर उसने एक बार फिर रणवीर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं उसे सजा दूं, तो अब मैं खुद उसकी ज़िंदगी एक सजा ही बना दूंगी। अपने हर एक आंसू का बदला लूंगी, उससे छोड़ूंगी नहीं उसे। धानी की बात सुनकर रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, ये हुई ना बात धानी वाली, अपने गुनहगार को इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहिए। जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें वापस एनजीओ छोड़ देगा। धानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहां से बाहर निकल गई। रणवीर एक बार फिर विंडो की तरफ पलट कर खड़ा हो गया और बाहर देखते हुए बोला, हर किसी का अपना ही अंदाज होता है, और वक्त आने पर उसे वह अंजाम भुगतना ही पड़ता है। शायद अस्तव का यही अंजाम हो। अब देखते हैं अस्तव कब तक धानी की दी हुई सजा को भुगतता है। अगर उसका पछतावा सच्चा होगा तो शायद वो धानी से माफ़ी भी पा लेगा, और अगर उसका पछतावा झूठा होगा तो धानी क्या करेगी अस्तव के साथ, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और लाइक ज़रूर करें। आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करके ढेर सारा प्यार हमारी कहानी को दीजिए। आपको कौन सा किरदार सबसे बढ़िया लगा, धानी अस्तव का, या रणवीर पाही का, प्रिया वेदांत का, या फिर सारिका और रुद्र का, रूही और रियांस का? इनमें से कौन सा आपकी बेस्ट जोड़ी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।